हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने थंबनेल से भी देख लिया होगा और वीडियो के टाइटल से भी आप लोगों को पता चल गया होगा। आज की वीडियो होने वाली है स्पाउस वीज़ा पे कि हमने कैसे अप्लाई किया, क्या क्या एप्लीकेशन होती है, क्या सारा प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है, सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हमारे पास पूरी चेकलिस्ट है जो हमें वहीं से ही मिली थी, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इसके अलावा हम थोड़े बहुत सजेशन और टिप्स देंगे जो हमें बहुत यूजफुल लगे हमारे उसमें प्रोसेस के दौरान। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी से। तो हमारी शादी हुई थी दिसंबर में और मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था सितंबर में। हमने बेसिकली ये अज्यूम किया था कि वीज़ा को हमें अपॉइंटमेंट मिलने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये हम लोग ने पढ़ा था। तो कि दिल्ली वाले हाँ, में कम से कम 4-5 महीने लगते हैं, तो उस हिसाब से हमने पहले सितंबर में अप्लाई कर दिया। ताकि हमें जनवरी तक तो अपॉइंटमेंट एक मिल जाए। हाँ, फिर दिसंबर में शादी भी हो गई। हम लोग एक्चुअली भूल ही गए थे कि हमने अप्लाई भी किया है, क्योंकि सितंबर में अप्लाई करने के बाद हम हमारी शादी की तैयारी में लग गए थे और हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। फिर जैन में हम लोग घूमने चले गए। उसके बाद में जैन लास्ट तक अक्की के वापस आने का टाइम हो गया था। इसको वापस यहाँ जर्मनी आना था, इसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि यार अभी तक प्लॉट नहीं मिला मेरे को। फिर हमें लगा कि यार ये तो फिर बहुत ही लेट हो रहा हाँ, है। क्योंकि फिर बाद में तो एकदम वैसा हो गया था मेरे को कि यार अभी तक नहीं मिला है। फिर मैंने उनको, जैसे अक्की यहाँ पे आया जैन लास्ट में, मैंने फैब से उनको मेल लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि भाई 4-5 महीने हो गए, मेरे को स्लॉट नहीं मिल रहा अभी तक। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भूल तो नहीं गए वो कि मैंने कुछ फिल भी किया है। तो इसीलिए मैं हर दिन उनको मेल लिख रही थी। और फिर फाइनली मेरे को रिस्पॉन्स मिला। और लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी कि दिल्ली में आपको स्लॉट मिलने के लिए आपको मेल लिखने बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम कंपेयर कर रहे थे इसको बैंगलोर मुंबई से, जहाँ पे आपको स्लॉट्स बहुत आराम से मिल जाते हैं वहाँ और पे आपको ऐसा डेट के रहता साथ है मिलते हैं। वहाँ हाँ, पे ऐसा रहता है कि सारी डेट लिखी हुई होती है, आप आराम से डिसाइड कर लो आप कब जा सकते हो। और लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं रहता, आपको डेट्स नहीं मिलेंगी, डेट्स वो खुद देते हैं आपको। क्योंकि दिल्ली में आप जब भी अप्लाई करो आपको कोई भी अवेलेबल स्लॉट ही नहीं दिखाता, तो आप हमेशा वेट लिस्ट में रहते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि यार मेल लिखना बंद मत करो। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि 3-4 महीने तक रिस्पांस नहीं मिल रहा है ना, तो आप उनको मेल लिखना स्टार्ट कर दो, तभी आपको रिस्पांस मिलेगा। और हमने जो प्रोसेस किया था वो हमने वीएफएस के थ्रू किया था, हम लोग एम्बेसी नहीं गए थे। तो बेसिकली मैंने अप्लाई दोनों जगह किया था। अक्की ने मुझे बोला था कि पहले मैंने एमबीसी में ही भरा था, मेरे को वीएफएस का नहीं पता था। फिर अक्की ने बोला नहीं मेरे को वीएफएस में भी भरना है, तो फिर मैंने दोनों जगह अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे पॉइंट ये हो जाता है, अगर आपका जो स्पाउस है वो जर्मनी में रह रहा है और अगर वो एक ब्लू कार्ड होल्डर है तो प्रोसेस वीएफएस के थ्रू आप कर सकते हो और प्रोसेस थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। कि फिर मैंने दोनों जगह पे क्या था, मेरे को दोनों जगह से रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने मेल वीएफएस को लिखे थे, मैं चाहती थी वहां से मुझे रिस्पांस मिल जाए। तो उसके बाद में मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था 2 मार्च का। हाँ, हमें मार्च के फर्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट मिल गया। हाँ, तो उसके बाद मैंने उनकी साइट पे जाके देखा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो मैंने करे और वो अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ होता है, पहली बात तो। और दूसरा, वहाँ पे इनविटेशन लेटर नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं लेकर भी नहीं गई थी। उसके बाद दूसरा मेरा जो डॉक्यूमेंट नहीं था वो था बर्थ सर्टिफिकेट। मेरे को नहीं पता था इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहीं स्कूल वगैरह में दिया था, कभी वापस नहीं लिया। फिर जब मैंने वहाँ देखा साइट पे तो वो था, तो फिर मैंने लॉयर के थ्रू वापस बनवाया अपना बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन वो जिस डेट पे मेरा अपॉइंटमेंट था तब तक मुझे नहीं मिला, तो मैं बिना हम उसी थोड़ा के लेट गई हो थी। गए थे और हाँ, हम बेसिकली इन दो डॉक्यूमेंट्स के बिना वहाँ गए थे। तो मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट नहीं थे। फिर मेरा जब नंबर आया, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि मैं आपको मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, किसी के थ्रू भी आपको भिजवा दूंगी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ जाने के बाद मेरे को पूरा चेकलिस्ट मिल गया, जो उन्होंने खुद ने मेरे को बना के दिया था कि और आपको हमने ये एक डॉक्यूमेंट्स लेके चीज आना और है। हमने एक चीज नोटिस भी करी कि इस चेकलिस्ट में और जो उनके अवेलेबल चेकलिस्ट है ऑनलाइन, उनमें थोड़ा फर्क है। हमें यहाँ पे 1-2 डॉक्यूमेंट्स हमें एक्स्ट्रा दिखे थे जो वहाँ अवेलेबल नहीं थे। बेसिकली इस जो चेकलिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सारे स्क्रीन पे मैं मेंशन करती रहूँगी, तो आप उस हिसाब से देख लेना, नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद में मेरे को इतना बुरा लगा यार, इतना, एक तो वेट करके वहाँ तक आए, उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से मैं वीएफएस के बारे में बैठ के ऐसे रोना सा आ रहा था मेरे को यार। मेनली ऐसा था, यहाँ आने के लिए रोना नहीं आ रहा था कि मैं अच्छा। यहाँ नहीं आ पाई। जर्मनी आने के लिए नहीं नहीं, था। रोना इसलिए आ रहा था कि मैंने बहुत लंबा वेट किया था और सिर्फ डॉक्यूमेंट एक दो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया था तो कि यार। ये आप ये मान के चलिए, इनका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस का सिस्टम बहुत रिजिड है, एकदम इनफ्लेक्सिबल है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा तैयार रखिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि एक डॉक्यूमेंट नहीं है यार, क्या हो गया, एक ही तो नहीं है, ऐसा वो लोग उनको सब चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए उनको। और अब हम आपको बताते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्म्स लगे थे। तो सबसे पहले था एप्लीकेशन फॉर्म।
हाँ, अब यहाँ पे भी मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जब मेरा नहीं हुआ, तब मैं उसको पेन से भर के लेकर गई थी, जो आपको नहीं करना है। और जब मैं दूसरी बार गई, तो मैंने कंप्यूटर के थ्रू करा था पूरा, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके मुझे बोला कि ये ऐसे भी नहीं फिल करना है। तो तो फिर हमें पता चला कि एक इनकी वेबसाइट की लिंक होती है, और हम ये वाली लिंक हम इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक पक्का दे से दूंगी। डालेंगे, और हमें वहाँ पे जाके फिल करके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना आपको है। बेसिकली उसी लिंक पे जाना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको रखना है। और मज़े की बात ये है कि इस चीज़ का लिंक इनके मेन चेकलिस्ट के एप्लीकेशन में है ही है नहीं, ही नहीं। और वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो एक और पीडीएफ खोलता है जो आप नहीं यूज़ कर सकते हो। बाद में था हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर था हमारा एडिशनल फॉर्म, ये सारे आपको साइट पे मिल जाएंगे। उसके और बाद था स्पाउस का हाँ, क्वेश्चनेयर फॉर्म, ये भी आपको मिल जाएगा। फिर था एक कंसेंट लेटर, जो कि वो बेसिकली तब लगता है अगर आपके चिल्ड्रन हो, लेकिन हमारे केस में एप्लीकेबल था नहीं, तो हम इस बारे में ज़्यादा बता नहीं भी नहीं बता। सकते। उसके बाद में था कवर लेटर, जो मेरे को ये बनाना था। हाँ, और बेसिकली आपका आपका पर्पस बताता है कि आप जर्मनी क्यों आना चाहते हैं, किस वजह से आना चाहते हैं, आपका वहाँ पे पर्पस क्या है। फिर था इनविटेशन लेटर, जो अक्की को मुझे भेजना है। हाँ, और इसमें मैंने बस बताया था कि ये एंड ये पर्सन, मतलब ये हम यहाँ पे नियामिका मेरी वाइफ, मैं इसको यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, और ये बेसिकली हमने लिस्ट में उस फॉर्म में लेटर में ऐड किया था। ये वो डॉक्यूमेंट था जो मैंने यहाँ से ओरिजिनल बना के भेजा था, और इसमें मेरे ओरिजिनल सिग्नेचर्स थे। सो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि किस फॉर्म में आपको क्या फिल करना है, क्या लेटर में आपको अगर क्या आपको लिखना है। हर एक चीज़ के सैम्पल चाहिए, या फिर थोड़ी डिटेल में कि फॉर्म में कहाँ चीज़ क्या भरते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना आप सकते हमें हैं। कमेंट कर सकते हो कि हमें ये आपको ये सब जानना है, तो हम पूरा उस पर एक पूरा वीडियो बना देंगे, ताकि वो आपके लिए और अच्छे से हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद में था मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये इंडिया में हो जाता है बेसिकली, जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आपको एक मैरिज लाइसेंस सर्टिफिकेशन लेना हो, और यही आपको सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में जाके डीएम के साइन के साथ आपको हो जाते हैं। मिल जाता है आपको एक इस सर्टिफिकेट मिल प्रोसेस जाता में है। बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। हाँ। अगर आप सही टाइम से अपॉइंटमेंट ले लो तो आपको उसको सब कुछ एक दिन में काम हो जाएगा। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद में था एक प्रेस सर्टिफिकेट, जो मेरे पास नहीं था, और बेसिकली मजे की बात ये है कि उन्होंने मुझसे मांगा भी नहीं। लकीली पंडित जी का सर्टिफिकेट हमें लगा नहीं। यूजली वहाँ पे ये चीज़ मैंने मुंबई में सुन रखी है कि उन पंडित जी के आधार कार्ड, हाँ, उनका एक अगर आपसे एफिडेविट मांग भी लेते ना, तो इतनी कोई दिक्कत हाँ, वाली बात नहीं है। आप कोई जिसने भी शादी कराई, आप उसका आधार कार्ड ले जाओ, है ना। और एफिडेविट की इन्होंने करवाया था, दैट्स इट। इतना हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट नहीं है ये। तो ये वाला था। उसके बाद में था मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से पहली बार में मेरा नहीं हो पाया था। तो ये तो डॉक्यूमेंट भूलना ही मत, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। फिर था मेरा 10th का सर्टिफिकेट। सिर्फ 10 का, 12वीं का नहीं मांगा नहीं, क्या? 12वीं का नहीं मांगते हैं, सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट मांगा था मेरे से। उसके बाद में था मेरा आधार कार्ड का कॉपी। बेसिकली आपकी जो रेसिडेंस प्रूफ जो आपको इंडिया में चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है हम दोनों के पासपोर्ट की पूरी कॉपी। आगे के जो पेजेस होते हैं, पीछे के जो पेजेस होते हैं, उनको पूरी फोटोकॉपी चाहिए होती है। जो ब्लैंक पेजेस होते हैं, भले कोई स्टैंप नहीं लगा हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपको फोटोकॉपी करा के रखनी है उसकी। वो भी लेके जानी है पूरी। और बाकी के जो दो डॉक्यूमेंट्स थे, वो आकाश के हैं। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बेसिकली यहाँ वाले लोग, यहाँ जो स्पाउस होता है उनको भेजने होते हैं। पहला तो आपका होता है स्टार्टर मिल्टन, जो कि आपका होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। ये आप यहाँ की सिटी ऑफिस में जाके कराते जब आप एक सिटी में रहते हैं, और यही आपका एड्रेस रहता है जो आपके डॉक्यूमेंट पे रहता है, या फिर हाउस वाइज ID कार्ड। एक तो आपको उसकी कॉपी भेजनी है। सेकेंड जो आपको कॉपी भेजनी होती है वो आपके पासपोर्ट की, जैसे आपको निया ने अभी बताया। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ से भेजा था वो था मेरा करंट ID कार्ड का, जो मेरा वर्क परमिट, ब्लू कार्ड, अब जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो उसकी कॉपी। और ये सारे बेसिक थे, और ये सारे वो थे जो आपको चेकलिस्ट में रहते भी हैं। इसके अलावा मैंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से प्रिपेयर कराया था, वो था फिफ्थ लिस्टिंग सेक्लेरों। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली बताता है या फिर डिक्लेरेशन देता है कि जो इंसान है जिसके लिए मैं बनवा रहा हूँ, उसकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रहने का सारे खर्चे, उसकी जिम्मेदारी सोली मैं ले रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप आउटसाइडर बिहोडे से बनवा सकते हैं, जो कि होता है फॉरेन अथॉरिटी। हर सिटी का अपना होता है। आप अपने वहाँ पे एक मेल भेजिए। मेल के बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, जिसमें लगभग 1 से 2 वीक आराम से लग सकता है इस अपॉइंटमेंट को मिलने के लिए। अपॉइंटमेंट पे टाइम पे पहुँचना ये मत मिस करना। और वहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे आपकी सैलरी स्लिप्स, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका Arbeitsgeberbescheinigung, जो कि बेसिकली होता है कि आपके कंपनी होती है उससे आपको एक लेटर मिलता है, बताता है कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम करता है।
आपका होम का कॉन्ट्रैक्ट और उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि रेंट कितना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह कितनी होती है। ये डॉक्यूमेंट साइट पे नहीं लिखा हुआ हाँ। होता है, लेकिन आप अगर इसको बनवा के लेके जाते हो या फिर आपका स्पाउस आपको भेज देता है तो उससे आपका मेन प्रोसेस थोड़ा स्पीड हाँ, अप हो जाता है। प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है क्योंकि आप एक प्री वेरिफिकेशन प्री चेक टाइप का पहले से करवा देते हो कि हाँ स्पाउस ने डॉक्यूमेंट भेजा है। डॉक्यूमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आप वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं 30-40 मिनट्स का पूरा प्रोसेस होता है उस लैंड अभिहोडे पे। वो लोग जल्दी से करके आपको वहीं पे दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल ही इंडिया भेजना होगा। ये बाद में आती है फोटोज, हाँ जो बहुत जरूरी होती ये है। कैसे भूल बहुत गया। ये ऐसा सीन रहता है ना कि जैसे मैं लेकर गई थी, मैं मतलब बेसिकली हल्दी मेहंदी सब लेकर गई थी। उनको ये से कोई मतलब नहीं होता, उनको आपको हल्दी की मेहंदी की कोई फोटोज नहीं देखनी है। उनको सारी रस्में देखनी होती है कि जैसे पूरा कन्यादान हो रहा है, सिंदूर लगाते हुए, फेरों की मंगलसूत्र वाला, देखी, फेरे सब। वाला। और मेरे केस में ऐसा था कि हमारे ऐसे होता है कि शादी के टाइम पे मंगलसूत्र नहीं हम पहनाते लोग में हैं। नहीं था। हम मतलब अक्की ने मेरे को नेक्स्ट डे दिया था, तो उसकी कोई फोटोज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो अब तो वो मेरे को बोल रही है कि मंगलसूत्र वाली फोटो का है, मंगलसूत्र पहनाया होगा। मैंने कहा नहीं पहनाते, अभी कहाँ से लेके आऊं, जो रस्म ही नहीं हुई हो तो उसकी फोटो किधर से लेके आऊं। तो ये इन चीज़ों का बहुत रहता है। दिल्ली में इतनी दिक्कत नहीं करते हैं, और लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुंबई साइड आपको पूरा एल्बम मंगवा देते हैं। तो पूरा का शादी का पूरा पूरा एल्बम ही लेके जाओ तो भाई। पूरा का पूरा एल्बम लेके जाना इसलिए ये उनको सेटिस्फाई होना हाँ, चाहिए कि हाँ तो आप शादी अपनी हुई सारी है। जो भी मेन रस्में आपकी शादी में हुई है, आप उन सबकी फोटोज लेकर जाओ। तो यहाँ पे तो हो गया फोटोज वाला पूरा। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एम्बेसी और वीएफएस में क्या डिफरेंस है। मैंने पहले एम्बेसी का भरा था, फिर मैंने बाद में वीएफएस का कर दिया था, क्योंकि एम्बेसी में ये रहता है कि आपसे थोड़े क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि वीएफएस में नहीं होते हैं। वीएफएस का वीएफएस वालों को हाँ, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट से मतलब है, आपकी सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं वो, लेकिन वो इतना आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन एम्बेसी में हर एक चीज़ पूछी जाती है आपसे। जैसे कि आपका स्पाउस क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चन कर रैंडम सकते हैं क्वेश्चन वो। पूछ सकते हैं वो आपसे। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस टाइम पे कौन है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। वो चीज़ पे ये तो एकदम रैंडम ही रहता है, आप बिल्कुल तैयारी करके जा ही नहीं सकते इसकी। तो इन चीज़ों में मैं समझ सकता हूँ कि ब्लू कार्ड होने का फ़ायदा हो जाता है कि आप वहाँ पे जाके वीएफएस के थ्रू एप्लीकेशन करवा सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये था कि नियामिका को उस टाइम लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस नहीं दिखाने पड़े थे। अगर आपका एक वर्क वीज़ा रहता है तो फिर आपकी स्पाउस को इवन का लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंडिया से क्लियर करके आना ज़रूरी है। तो मेरे केस में मेरे को लैंग्वेज सर्टिफिकेट का भी नहीं था और दूसरा मेरा एम्बेसी वाला भी नहीं था। तो यहाँ पे तो हो गया सारा डॉक्यूमेंट्स वाला कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं कि ये जब सारा प्रोसेस हो गया, इन सभी प्रोसेस के बाद में आगे क्या रहा। और निया की तरफ से सारा का सारा वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस इंडिया में हो गया था। 2 मई को वहाँ से हुआ और 20-21 मई को मेरे पास मेल आता है कि इस पर्सन ने आपके नाम पे एक स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। आप अगर सब एग्री करते हैं तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को कि सब कुछ वाया मेल था। मुझे दोबारा कहीं अपॉइंटमेंट लेके जाना नहीं था कि वापस मैं अपॉइंटमेंट जाऊँ, वापस डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराऊँ। डॉक्यूमेंट्स में बहुत बेसिक थे सारे के सारे, मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मेरी सैलरी स्लिप्स और घर का। इसके अलावा मेरे से आपका कुछ नहीं मांगा गया था। जैसे ही मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि प्रिपेयर्ड ही थे, मैंने सब कुछ भेज दिए और हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर मेरे को रिस्पॉन्स आता है कि जर्मनी की तरफ से आपका सारा एप्लीकेशन हो गया और हमने हमारी तरफ से सारी प्रिपरेशन करके वापस इंडिया वीएफएस को भेज दिया है। उसके बाद में मेरे पास भी मेल आ गया था जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब हो गया था। उसके बाद में ये हुआ था कि मेरे को वापस जाना था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए। तो वहाँ पे ये चीज़ मेरे से हो गया था कि मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस बनवाया था, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको जब लास्ट में आपका सब कुछ हो जाता है तब आपको लेके जाना पड़ता है वहाँ पे दिखाने के लिए और उनको सबमिट कराने के लिए। तो मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही बनवा के रख लिया था, तो मेरे को लगा चीज़ें टाइम पे हो जाएगी, लेकिन वो 45 डेज़ का होता है और वो डेज़ निकल चुके थे। तो जब मेरे पास मेल आया तब मेरे को वापस से अपना हेल्थ इंश्योरेंस नया बनवाना पड़ा था। और हेल्थ इंश्योरेंस का ये रहता है, उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ। वो आपको जब आपका मेल आता है कि आपका सारा प्रोसेस हो गया है, वो उसी टाइम आपको एक लिंक दे देते हैं। आप उस लिंक पे जाइए, आपको बथेरे ऑप्शंस मिल पूरी लिस्ट आ जाएंगे। जाती है कि आप किधर किधर से अपना हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस फिर बनवा आप उसको सकते हैं। आपका अगर कोई ब्रांच पास में तो आप वहाँ जाके ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, 5 मिनट का काम मुश्किल से ये वाला। ठीक है, वो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेकर जाइए, फिर वहाँ पे आपको वो सब देना होता है। और मेरे केस में ये था कि मेरी टिकट्स भी हो गई थी उस टाइम पे यहाँ की, तो मैं वो भी अपनी लेकर गई थी दिखाने के लिए कि मैं स्टेट को जाने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं ये सब चीज़ें वहाँ पे लेकर गई
उसके बाद में ये सब चीज़ें हो गई, सारा जो लास्ट में जो फी वगैरह होता है वो भी हो गया। फिर मेरे को पासपोर्ट आ गया था वापस, क्योंकि वो फिर घर आपको पे। पासपोर्ट कुरियर करते हैं, कुरियर स्टैंपिंग के करते हैं, बाद हाँ। आपको वहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सारा प्रोसेस हो गया। हाँ, एक मेरे को फ़नी याद आ गया कि हम लोग फ़्लाइट तो हमारी थी दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से फिर थी हमारी आईसी। लकीली उस दिन हमारी डॉयचे बैंक की ट्रेन लेट नहीं हुई, लेकिन मौसम इतना गंदा था, इतनी बहुत ठंड, गंदा इतनी मौसम बारिश था, मेरे को सच में नहीं लगा था क्योंकि मैं इंडिया से आई थी, वहाँ नॉर्मल था। मेरी हालत लेकिन ख़राब हो गई थी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा। और मेनली मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप जब ये सब काम कराने जाते हो वीएफएस में, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है आप जब नॉर्मली तरीके से कराओ, दूसरा होता है कि आप प्रीमियम लॉन्च ले लो। हाँ, उसके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन लॉन्च लेना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ना मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मेरे को प्रीमियम वाला नहीं पता था, तो मैं नॉर्मल वाले में गई थी। और वहाँ पे ना बैठने की भी जगह आपको नहीं मिलती, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे होते हैं, पूरे टाइम आपको खड़ा रहना पड़ता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई कुछ बताता नहीं है। और दूसरा ये रहता है कि अगर आप प्रीमियम लॉन्च लेते हो तो अंदर सब लोग आपकी बहुत मदद करेंगे, अंदर ही आपको प्रिंट आउट के ऑप्शन रहता है, प्रिंट आपको आउट थोड़ी करा सर्विसेज सकते हो बढ़ कुछ भी। जाएंगी आपको। हाँ, सर्विसेज बढ़ जाती है, सब चीज़ अंदर ही हो जाती है, आपको बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो आप प्रीमियम लॉन्च ले लो, बहुत ज़्यादा सही रहता है। और उसमें एक चीज़ और भी ये रहती है कि आपको मेल के थ्रू वो सब कुछ बताते रहते हैं कि अभी हमने ये कुरियर पे लगा दिया है, मतलब ट्रैकिंग सब बेटर कुछ होती आपको है। पता रहता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। जो चीज़ें करी वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। क्योंकि जब हम लोग खुद अप्लाई कर रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे कोई एंड टू एंड पूरा बता दे क्या हाँ, होता है, क्या गलतियाँ क्योंकि नहीं मिला नहीं हम करनी लोगों को। होती है। तो बेसिकली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको और कुछ नहीं लेकर जाना है। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो स्पाउस वीज़ा का वीडियो था, अगर आपको कोई और टाइप के वीज़ास के वीडियो चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी वीज़ा एक्सेट्रा, के लिए आपको पूछना है कि क्या एप्लीकेशन रहती है, क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ जो भी आप लोगों को जानना है आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी पूरी वीडियो बना देंगे। तो सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वेल डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय। बाय बाय।